तो जैसा आपने कहा कि फीमेल्स को ही ज़्यादा इसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम होती है, तो ये सिर्फ़ इसलिए कि उन्हें हमेशा एडजस्ट करने के लिए बोला जाता है? नहीं, फीमेल्स में तो होती है, मेन में भी होती है, हुँ, हुँ। बट दोनों में एक्सप्रेस करने के तरीके अलग हैं। ओके। फीमेल्स अपनी चीज़ ज़्यादा एक्सप्रेस कर देती हैं, गुस्सा आता है, चिल्लाना होता है, हुँ। चिड़चिड़ाहट होती है। हुँ, हुँ। मेन इतना एक्सप्रेस नहीं करते। तो ये ज़्यादा डेंजरस है। जी, ज़्यादा डेंजरस है। हुँ। जैसे फीमेल्स को कहा गया कि एडजस्ट कर लो, हुँ, मेन को कहा जाता है कि मर्द रोते नहीं हैं। एग्ज़ैक्टली। हुँ। सोसाइटी ने कहा है हमारी कि हुँ। मर्द रोते नहीं हैं। एक्चुअली जब बच्चा बॉर्न होता है ना, वो बॉय हो या गर्ल हो, वो रोकर ही इस दुनिया में आता है, उसे तब पता नहीं होता है। हाँ, लेकिन सोसाइटी बता देती है कि तुम लड़के हो तो तुम रो नहीं तुम्हें सकते। रोना नहीं है हुँ। और ना रोते-रोते आप इसके साथ ग्रो करते हो हुँ। एंड इवेंचुअली आप सीख लेते हो कि अगर मैं किसी के सामने अपने इमोशंस रख दिए हुँ। या मैंने रो लिया या तो मैं वीक हो जाऊँगा। मैं वीक हो जाऊँगा, राइट। तो ये जो इमोशंस है कहीं न कहीं एग्रेशन में भी निकल सकता है। यस, मेन में ये चीज़ बन जाती है एंगर, हुँ। डिप्रेशन तो है ही है हुँ। एंड उसके बाद जो सबसे कॉमन चीज़ रहती है दैट इज़ सब्सटेंस अब्यूज़। हुँ। सिगरेट, अल्कोहल एंड अदर सब्सटेंस के ऊपर डिपेंडेंस बढ़ जाता है हुँ, हुँ। क्योंकि वहाँ से आपको कंफर्ट मिलना शुरू हो जाता है। ओके, तो खुद को कंफर्टेबल करने के लिए आप गलत रास्ते में चल जाते हो। अब आपको नींद नहीं आ रही, वीक हुँ। आप दिख नहीं सकते, शेयर आप किसी से कर नहीं सकते, और अल्कोहल लेके शायद ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखोगे आप। अल्कोहल लेके ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखोगे बट हुँ। अगेन वो एक मिथ है। मैंने हुँ। अल्कोहल ले ली तो मैं सो जाऊँगा, हुँ, हुँ। मेरा ब्रेन रिलैक्स हो जाएगा, बल्कि अल्कोहल का फंक्शन इसका उल्टा होता है। हुँ। अल्कोहल आपके ब्रेन को डिप्रेस करता है। ओके। जो आप रात को सोते हो अल्कोहल लेने के बाद, हुँ। वो आपकी वो कंफर्टेबल स्लीप नहीं होती। बट लोग कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ तो मुझे सोने के लिए आज अल्कोहल लेना है। हाँ, आप सोने के लिए ले लो उसको, आप हुँ। सो जाते हो, आपको नींद लग जाती है, बट जो आपकी ब्रेन एक्टिविटी है, हुँ। वो उतनी नहीं सप्रेस हो पाती जितना आपको लगता है। ओके, वो आपके ब्रेन को ज़्यादा एक्टिवेटेड रखता है। आप वो डीप स्लीप वाले मोड में जा ही नहीं पाते। तो ये मिथ है। ये मिथ है ओके। कि अल्कोहल ले ली और मेरा टेंशन दूर हो गया। हुँ। नहीं, अल्कोहल एक्चुअली आपके ब्रेन को डिप्रेस कर रहा है। अब जैसे मेल और फीमेल के स्ट्रेस की हम लोग बात कर रहे हैं कि स्ट्रेस दोनों को होता है, डिप्रेशन दोनों को होता है, लेकिन एक्सप्रेस करने के तरीके तरीके अलग हैं। अलग हैं। तो बहुत सारी वीडियोज़ भी ऐसी आती है जिसमें अगर एक फीमेल को प्रॉब्लम है तो जैसे आपने भी कहा कि वो चीखेगी, चिल्लाएगी, चाहे अपनी बात वो रो कर रखेगी। लेकिन एक मेल मेंबर मोस्टली ऐसा होता है कि उसे समझाने के बजाय बजाय उल्टा उस पे एग्रेसिव होगा हुँ, या कई केसेस में तो हाथ भी उठाया जाता है। लेकिन वो प्यार से समझाने को शायद वो सोचेगा कि मैं वीक पर्सनैलिटी में आ जाऊँगा, इसलिए वो एग्रेसिव वे में समझाने की कोशिश करते हैं। येस, हो सकता है एंड ऐसा नहीं है कि अग्रेसिव वे में समझाने की कोशिश करता है। वो जो एंगर है, जो इतने महीनों से, सालों से बिल्ड हो रहा है, हुँ, हुँ। तो वो एग्रेशन के फॉर्म में निकलता है। हुँ, हुँ। उसे कभी समझाया ही नहीं गया कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप बैठ के बात करके भी निकाल सकते बिल्कुल हो। निकाल सकते हैं। हुँ। टाइमली अगर फैमिली मेंबर सपोर्ट करें, हुँ, तो हुँ। बात निकल सकती है। आप किसी फ्रेंड से सपोर्ट ढूँढें, हुँ। बट एक ट्रस्टेड सोर्स से, जिसको आपको लगे कि हाँ, ये मेरी बात सुन सकता है, ये मेरे को जज नहीं करेगा, तो आप हुँ। ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करते हो। एग्ज़ैक्टली। कई बार तो ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ पे अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, हुँ, तो हस्बैंड का ईगो इतना ज़्यादा होता है कि अपनी वाइफ से ना बात करके वो बाकी सबसे बातें करेगा, अपनी वाइफ से बात नहीं करेगा जस्ट बिकॉज़ उसे डाउन दिखाना है। हुँ। तो ऐसे में एक फीमेल जो है और शादी के बाद अलोन फ़ील करती है। येस, वही उसमें वो एक गिल्ट फीलिंग, एक सेल्फ ब्लेम डेवलप हो जाता है हुँ। कि शायद मैं ही बुरी हूँ या मैं ही इतनी गलत हूँ। हुँ, हुँ। तो इसलिए वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती और धीरे-धीरे फिर वो क्या होता है, वो बोलना ही बंद कर देती है। ओके, जब जैसा है तो वैसा ही रहने दो। जैसा है वैसा रहें, तो उसके जब इमोशंस को ना वैल्यू किया जा रहा है, ना उसको आप सुन रहे हो, हुँ। तो वो इमोशनल इनवैलिडेशन में चला जाता है। ओके, मतलब अब मेरी बातों की तो कोई कोई वैलिडेशन वैल्यू ही ही नहीं नहीं है, है। तो मैं क्या करूँ डिस्कस हुँ, करके? हुँ, हुँ, इमोशनल इनवैलिडेशन हो गया। हुँ, अगेन हर चीज़ अपने अंदर ही प्रोसेस करोगे आप हुँ। एंड अल्टीमेटली इट विल लीड टू डिप्रेशन और एंग्जायटी और एनी अदर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर और मे बी अ फिजिकल डिसऑर्डर। वो चीज़ आपको अंदर ही अंदर हार्म कर रही है, रिपीट वे में आप सोच रहे हो क्योंकि आपको कोई सुनने वाला कोई नहीं है। सुनने वाला नहीं है, आप खुद ही उसको लेके प्रोसेस करे जा रहे हो, हुँ, उसी के हुँ, साथ ग्रो करे जा रहे हो, चले जा रहे हो, हुँ, हुँ, फंक्शनिंग तो कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, हुँ, हुँ। बट खुश नहीं हो। ओके। जो लोग एग्रेशन में बहुत चीज़ें तोड़-फोड़ करते हैं या बच्चों के ऊपर चिल्लाना या फिर अपनी वाइफ़ के ऊपर हाथ उठाना, जो भी वॉयलेंस होता है, ये किस कैटेगरी में आता है? देखो, नॉर्मली अग्रेशन भी हो सकता है, हुँ, इसमें अल्कोहल या किसी और सब्सटेंस का भी यूज़ हो हुँ, सकता है हुँ, या फिर एक कई और मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, वो भी हो सकता है। हुँ, हुँ।
तो इसको हम डिसाइड तभी कर सकते हैं जब वो एक्चुअल पेशेंट हमारे सामने होगा। ओके। तो वी कांट से कि सबका गुस्सा एक ही वजह से है, नहीं ऐसा नहीं है, इट कैन बी ड्यू टू मेनी रीजंस, बट वो एक क्लिनिकल इवैल्यूएशन के बाद ही पता लगता है। ओके। क्योंकि बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ आती है कि लोग एग्रेसिव वे में बहुत सारी चीज़ें मतलब गलत कर जाते हैं। तो ये मतलब कहा नहीं जा सकता कि एग्ज़ैक्टली ये डिप्रेशन या एंग्ज़ायटी ही है। नहीं, एक नॉर्मल फेज़ भी हो सकता है, एक ओके, नॉर्मल स्ट्रेस रिएक्शन भी हो सकता है। ओके, डिप्रेशन और एंग्जायटी के लिए हमारे को सर्टेन क्राइटेरियाज़ फॉलो करने पड़ेंगे, तभी हम उसको डिप्रेशन, एंग्जायटी कह सकते हैं। सपोज़ दैट आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आया तो आप सबसे पहले क्या क्वेश्चन करते हो? मेरे पास क्यों आए हो? हुँ, मेरे पास क्यों आए हो? क्यों आपको लगता है कि मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता ओके, हूँ? एंड पेशेंट का रिस्पॉन्स रहता है कि मेरे को मेरे इस रिलेटिव ने बोला जाओ, मेरे इस नेबर ने बोला जाओ। मैं कहता हूँ बोलना तो ठीक है, बट क्या आपने अपनी प्रॉब्लम समझी कि मेरे को क्या प्रॉब्लम है, मैं किस डॉक्टर के पास जा रहा हूँ और मेरे को यहाँ सोल्यूशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एक्चुअली वो ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, आप समझ के इलाज लोगे तो इफ़ेक्टिव भी होगा और ठीक भी होगा। राइट। ज़बरदस्ती फ़ॉलो करोगे, चलो मैं पहले भी 10 डॉक्टर को दिखा चुका हूँ, एक और ट्राई को कर भी लेते दिखा हैं। लेता हूँ, तो वो कभी रिस्पॉन्स नहीं आएगा। ओके, आपके साथ आज एक केस डिस्कस करता हूँ। हम यूजुअली कहते हैं कि भई फीमेल है, मेल है, शादी हो गई, ऑफ़िस वर्क है, इसलिए डिप्रेशन हो रहा है। क्या आपने कभी सोचा कि एक 12-13 साल के बच्चे को भी डिप्रेशन हो सकता है या एंग्जायटी हो 12-13 साल के बच्चे को खेलने-कूदने की उम्र है। खेलने-कूदने की उम्र? ओके, अभी रिसेंटली एक पेशेंट आया, यंग बच्चा 11-12 इयर्स का होगा। प्रॉब्लम थी कि लास्ट 2 एंड हाफ मंथ्स, 2 ढाई महीने हो गए उसको, उसकी वॉमिटिंग नहीं रुक रही। ओके, कांस्टेंट वॉमिटिंग है, वो कुछ भी खाता है वॉमिट कर देता है, सुबह हो शाम हो। सब डॉक्टर्स को दिखा लिया, पीडियाट्रिशियन को दिखा लिया, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखा लिया, एंडोस्कोपी करवा ली, सब करवा लिया, बट उसकी वॉमिटिंग नहीं रुक रही। ओके, बच्चे से बात करी, समझाया, पूछा, कंफर्टेबल किया। अब छोटा बच्चा डायरेक्टली तो नहीं कह सकता, बट येस उसका रीज़न उसका अंडरलाइंग एंजाइटी थी, बिकॉज़ उनके फादर अल्कोहलिक थे। उससे उनको डर लगता था, हमेशा वो एक कांस्टेंट प्रेशर और फ़ियर में रहता था कि आज मेरे फादर मेरे को मारे ना, या कुछ करे ना। तो उसकी बॉडी ने एक डाइवर्ट होके एक सिम्पटम थ्रो करना शुरू कर दिया कि अगर मैं, बच्चे को नहीं पता बट माइंड ऐसा आपसे सिम्पटम थ्रो कराता है, आपको एस्केप करा देता है उस सिचुएशन से कि फादर आए अल्कोहल पी के गुस्सा करेंगे, इससे पहले वो बीमारी वाला रोल प्ले शुरू हो जाते हैं कि वॉमिट आ रही है और वो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है। और ये रियल में होने भी लगी? हाँ, रियल में होता था, 2 एंड हाफ मंथ से कांस्टेंट वॉमिटिंग हो रही है बच्चे को। ओके, बच्चे को समझाया, बात करी, येस मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ी, थोड़ी-सी मेडिसिन भी स्टार्ट करी। फादर को समझाया स्पेशली, फादर को भी अल्कोहल के लिए ट्रीट किया एंड विदिन 15-20 डेज़ रिज़ल्ट हमारे सामने था। ओके। बच्चा वाज़ एब्सोल्यूटली फाइन। 2 महीने से वो स्कूल नहीं जा रहा था, घर से बाहर नहीं निकल रहा था। धीरे-धीरे हर चीज़ की सारी फंक्शनिंग इम्प्रूव हो गई। हमारे आसपास जो चीज़ें होती कितना बुरा इम्पैक्ट डालती है ये हम कभी नहीं कभी नहीं सोचते। समझते, ना ये चीज़ उनके फादर ने समझी, ना मदर ने समझी। बच्चा बीमार है, बच्चा बीमार है। डॉक्टर दिखाते रहे, टेस्ट करवाते रहे। कई बार घर का माहौल हम इतना टॉक्सिक कर देते हैं और कभी समझते ही नहीं कि उसका बाकी के मेंबर्स पे क्या इम्पैक्ट होगा। यस, एंड कॉमनली हम भी ये देखते हैं अपने घर में, आस-पड़ोस में हमेशा देखते हैं कि बच्चे कॉन्स्टेंटली एक कंप्लेंट हमेशा करते हैं, पेट में दर्द हो रहा है। हुँ, छोटे बच्चे पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। यस, वो हो सकता है किसी इन्फेक्शन से हो, कुछ हो, बट मैनी अ टाइम्स ये अंडरलाइंग स्ट्रेस या एंग्जायटी की वजह से भी होता है। ओके, अगर बच्चे के अंदर कोई डर है, जो वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, तो वो इस वे में एक्सप्रेस होता है। तो उस टाइम पे बच्चे को डाँटो नहीं, तुम स्कूल जाओगे, नहीं तो तुम्हें मार पड़ेगी। आप बच्चे से बोलो तो सही, पूछो तो सही, क्यों नहीं जाना चाहते? एक्चुअली बच्चे को सुनना समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके ब्रेन पे बहुत नेगेटिव असर हो रहा है। यस, और बच्चा इसी एनवायरनमेंट में ग्रो करेगा, तो फिर उसके लिए आगे चल के ठीक नहीं है। राइट। एक मैं छोटी बच्ची की केस आपको बताती हूँ कि उसकी मदर ने इसलिए उसे बहुत ज़्यादा मारा, आई थिंक वो 7-8 इयर्स की होगी और उसे घर से बाहर निकाल दिया जस्ट बिकॉज़ वो चाहती थी कि कहीं वो किसी डांस में परफ़ॉर्म करे। उन्होंने उसके लिए कॉस्ट्यूम भी हायर कर ली थी और उसके बाद बच्चे ने मना कर दिया। तो इसके लिए उसे प्रेशर डालना, मारना, पीटना, घर से बाहर निकाल देना, तो ये सब हम किस दिशा में जा रहे हैं? अब कई केसेस मेरे पास ऐसे भी आते हैं जिसमें बच्चा थोड़ा-सा मेंटली वीक होता है। वो एज़ कैपेबल नहीं होता जैसे बाकी नॉर्मल बच्चे होते हैं। ओके। पेरेंट्स ये बात समझने को तैयार नहीं है कि मेरा बच्चा वीक है। उस पे प्रेशर डालते हैं, "तू ये पढ़, तू इतना पढ़।" अरे वो नहीं कर सकता, वो बच्चा कर ही नहीं सकता। उसकी ब्रेन कैपेसिटी ही नहीं है, उसका ब्रेन उतना डेवलप ही नहीं हुआ।
इससे अच्छा आप जितना वो कर सकता है उतना उसको करने को बोलो, वो उसमें आपको एक्सेल करके दिखाएगा। एग्जैक्टली, बिना प्रेशर डाले आप करके हाँ, दिखाओ। जो उसका ब्रेन फंक्शन जिस लेवल का है आप उतना उसको टास्क दो, वो आपको एक्सेल करके दिखाएगा। हम्म इससे क्या हो रहा है, ऐसा नहीं वो करना नहीं चाहता, वो करना चाहता है पर उससे हो ही नहीं पाता। एक्चुअली मुझे लगता है ना कि पेरेंट्स ना दूसरे पेरेंट्स के साथ कॉम्पीट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए बच्चों पे उतना प्रेशर बना रहे हैं। वो कंपैरिजन कल्चर आ गया कि उसका बच्चा कर रहा है तो मेरा क्यों नहीं कर रहा। अरे आपके बच्चा नहीं कर सकता, जो वो कर सकता है वो करवाओ उससे, वो आपको एग्जैक्टली, करके दिखाएगा। आप उसमें उसे सपोर्ट करो। क्योंकि मैं एक नर्सरी क्लास के बच्चे की बात बता रही हूँ कि ग्रुप में सब परफॉर्म कर रहे थे, तो वो बच्ची अपनी परफॉर्म करते करते थोड़ी एक्टिविटी करने लगी अपने हेयर पिन्स के साथ। उसके पेरेंट ने सबके बीच में जाके बच्चे के हाथ से मतलब बहुत ही एग्रेसिवली उसका हेयर पिन छीना और बहुत ही गुस्से से उसे डांटा, और ना पूरे टाइम मैं उनको देख रही थी, इशारे एकदम कर रहे थे कि करो, परफॉर्म करो। तो मैं कह रही हूँ कि भाई बच्चे जैसा कर रहे हैं वैसा करने दो, आप इस तरीके से प्रेशराइज नहीं कर सकते हो। तो उन्हें लग रहा है मैं इतने बड़े स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, इतना फीस दे रहा हूँ और बच्चा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो आप मत करो ये सब बच्चों के साथ। ये तो एक्चुअली पेरेंट की एक्सपेक्टेशन हो गई ना। हम्म बच्चे से तो कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही, तो पेरेंट की एक्सपेक्टेशन है कि मेरा बच्चा ऐसा करेगा। राइट। बच्चा छोटा डेवलपिंग फेज में होता है, ब्रेन अभी डेवलप हो रहा होता है। जो आप उसको एक्शन, जो बिहेवियर दिखाते हो बच्चा उसको कैच करता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। करेक्ट। बच्चे की लर्निंग घर से, स्कूल से होती है, एंड मोर लर्निंग इज बाय वॉचिंग। जो वो देखता है बच्चा वो सीखता है, एंड कौन सी चीज़ वो कैच कर ले उस पे इम्पैक्ट कर दे आप ये नहीं कह सकते। कई बार ऐसा लगता है ना कि बच्चे तो अपने खेल में मतलब ये है बिजी है, वो नहीं ध्यान दे रहे, बट वो एक्टिव रहते हैं, वो सुनते हैं कि आप क्या बातें कर रहे हो। यस यस, बच्चा हर चीज़ नोटिस कर रहा है, हर चीज़ पे कंसंट्रेट करता है, वो उसको वैल्यू नहीं देता वो अलग बात है। हम्म बट कल को कहीं ना कहीं वो बात हो सकता है उसने सुनी हो तो उसके माइंड में कहीं क्लिक कर जाए किसी सिचुएशन में। हम्म आजकल छोटे छोटे बच्चे सुसाइड जैसा कदम उठा ले रहे, 15-16 साल के बच्चे या 14 ईयर्स के बच्चे, तो क्या उनका माइंड में ऐसा क्या चलता है, क्या प्रॉब्लम दिखती है आपको? अब रिसेंटली यही डिस्कशन हुआ, अभी 10th का रिजल्ट आया, हम्म तो एक न्यूज़ डिस्कशन थी, तो उन्होंने यही क्वेश्चन पूछा कि रिजल्ट आते ही एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया। ओके। अब सुसाइड क्यों कर लिया? ऐसा नहीं था कि उसके मार्क्स बहुत कम थे या क्या था, बट वो डर था, फैमिली का डर था। बच्चा एक सपोर्ट ढूंढता है अपने फैमिली मेंबर्स में, अपने टीचर्स में, और उसको अगर वो सेफ एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा तो वो किससे एक्सप्रेस करे? राइट। फैमिली में एक्सप्रेस करेगा, वही जजमेंट आ जाती है। आप उसको मारोगे कि तूने परफॉर्म क्यों नहीं किया, तेरे को हमने डॉक्टर ले बनाना था, इंजीनियर बनाना था, तेरे मार्क्स इतने कम आए हैं। तो वो आउट ऑफ फियर उसको नहीं समझ आती कि मैं क्या करूं। मुझे लगता है किसी भी आप रिलेशनशिप में हो ना, तो चीज़ों को समय दो, और ब्लेम करने से पहले उस सामने वाले की बात को सुनो और समझो कि उसकी क्या आकांक्षाएं हैं। यस, अगर कोई चीज़ मैंने यहाँ से यहाँ रखी, हम्म आपने भी यहाँ से यहाँ रखी, बट आप ऐसे करके रखे इसको, थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज किया, तो आप सामने वाले की जो एक्शन है उसको ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही छोड़ दोगे, वैल्यू नहीं दोगे। वो बिल्कुल। उसका तरीका है, हम्म उसने करके तो दिखाया, बट वो उसका तरीका है। तो अगर किसी सामने वाले का कोई एक्शन है, यू हैव टू वैल्यू दैट, कि हाँ ठीक है मैं ऐसा करता हूँ, तुम ऐसे करते हो। एक्चुअली ना, अगर आपके छोटे बच्चे भी हैं ना, तो आप उनको ना एक बार देखो कि वो क्या कर रहे हैं, किस चीज़ में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो एक बार उनको उनके अकॉर्डिंग चीज़ें आप करने दो, और ना कि आप प्रेशर डाल के इस तरीके से चीज़ें करो। मैं एक चीज़ हमेशा कहती हूँ कि हारने जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, या तो आप जीतोगे या तो आप सीखोगे। ये एटीट्यूड आप बच्चों में बिल्ड करो। बट हमने वो सीखने वाला फेज तो हटा ही दिए, हम्म हमने तो जीत और हार में कैटेगराइज कर दिया। बिल्कुल तुमने बिल्कुल। परफॉर्म कर दिया तो ठीक है, नहीं परफॉर्म किया तो बहुत बुरे होते हैं, राइट। अब मेरी कुछ कर ही नहीं फोर फोर सकते। इयर्स की डॉटर है, मैं उसको भी यही सिखाती हूँ। कभी वो कहती है मम्मा मैं हार गई, मैं हारे नहीं बेटा, आप जीते। पता नहीं अभी वो इस बात को कितना कैच करेगी, बट अभी से उसके माइंड में मैंने ये चीज़ डालना शुरू कर दिया है। देखो उससे क्या है, फेलियर है, हम्म मान लिया हमने फेलियर है, आपका एग्जाम में रिजल्ट नहीं आया, दैट इज अ फेलियर, बट वो लाइफ का फेलियर नहीं है, राइट। वो सिर्फ उस एपिसोड का फेलियर है। हम्म तो आप उसको कैसे कैटेगराइज कर सकते हो कि तुम्हारी लाइफ में तुम फेल हो, तुम कुछ नहीं कर सकते? नहीं, वो उस एपिसोड का फेल है, मे बी वो नेक्स्ट टाइम इससे बेटर परफॉर्म करके दिखाएगा। एक्चुअली जो सोसाइटी का और फैमिली की जो बातें होती हैं, जो लाइंस आपने कहा कि तुम फेलियर, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम किसी लायक नहीं हो, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर डालती है। और अगर आपका बच्चा इस चीज़ को मान लिया ना, तभी वो शायद सुसाइड जैसा कदम उठाता है। यस, जब बच्चे ने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरी लाइफ का कोई मतलब नहीं है, मैं तो फेलियर हूँ, तो फिर वो ये स्टेप लेता है।
राइट। बट अगर आप उसको समझाओ कि कोई बात नहीं, ये सिर्फ एक एपिसोड है, अभी हम्म। बहुत चीज़ें हमने करनी है, बहुत हम्म। सारे एग्जाम्स देने हैं, हम्म। डोंट वरी, नेक्स्ट टाइम हम और इससे अच्छा परफॉर्म लाइफ करेंगे, में और भी चैप्टर्स आएंगे। और आएंगे, हम इससे अच्छा परफॉर्म करेंगे, और वो कर भी सकता है, बिल्कुल। कर भी सकता है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकता, एवरीथिंग कैन हैपन, बट यू हैव टू गिव अ चांस। राइट। तो ये तो हो गई बच्चों की बात। तो और हमने मेल फीमेल की भी बात करी, तो ये किस एज तक मैटर करता है? डिप्रेशंस कैन स्टार्ट एज अर्ली एज 11-12 ईयर्स, कई बच्चों में उससे पहले भी हो जाता है, ओल्ड एज उससे में भी पहले होता है, भी? उससे पहले भी हो जाता है। बट हाँ, तब हमारे को मेडिसिन की इतना नीड नहीं होती, बेसिकली वी गो विद काउंसलिंग एंड एवरीथिंग। जो बच्चे में एंजाइटी है, जो फियर है, जो डर है, चाहे वो स्कूल का हो, चाहे वो नई जगह का हो, तो उसको थ्रू काउंसलिंग एड्रेस किया जाता है। बट यस, जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, या मेल या फीमेल है कोई, तो हमारे को इन सब चीज़ों के साथ मेडिसिन की ज़रूरत भी पड़ती है। तो ये अभी ज़्यादा ये सारी चीज़ें हो रही है या पहले भी होती थी? अब हमने समझना शुरू कर दिया है, ओके। ऐसा नहीं है कि पहले से नहीं था, सब कुछ था, एवरीथिंग इज सेम, बट हमने अब समझना शुरू कर दिया है, तो पहले भी छोटे बच्चों को डिप्रेशन होता था? सब कुछ होता था। ओके, लेकिन हमने अपनी लाइफ में बचपन में कभी ये सारे वर्ड्स सुने नहीं। बट क्या है कि इतना प्रिवेलेंट नहीं था जितना आजकल हो गया है, बिकॉज ऑफ एवरीथिंग, आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, आपकी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा है, आपका सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, फैमिली छोटी हो गई। आपके पास फ़ोन बहुत ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ों ने इसकी प्रिविलेज बढ़ा दी।